बेहतरीन एक्शन, पीछे हट जाना, पुरसकून रहना, दूसरों को फ्रस्ट्रेटेड करना या उनको एक्साइटेड करना ताकि वो आपके बिछाए गए जाल में फंस सकें, और फाइनली ऐसे हालात पैदा करना कि वो खुद चलकर आपकी तरफ आने पर मजबूर हो जाएं। जब आप दूसरे शख्स को मजबूर कर देंगे कि वो आपके पास आए तो समझ लें कि अब वो अपने प्लान्स छोड़कर आपके प्लान्स के मुताबिक एक्शंस लेगा। ऐसे में उसे कोई ना कोई लालच दिखाएं और हमला कर दें। अब आप ही पावरफुल हैं और खेलने के सारे पत्ते आप ही के पास हैं। लॉन्ग टर्म विक्ट्री के लिए खेलें, ना कि वक्ती फतह के लिए। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बैट इफ नेसेसरी। 48 लॉज ऑफ पावर में से आज हम बात करेंगे लॉ 8 की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। साल 1905 जापान और रशिया के दरमियान जंग चल रही होती है। रशिया के वारशिप्स जापान के वारशिप्स से बेहतर थे, यानी रशियन नेवी जापानीज नेवी से बेहतर थी। ऐसे में जापानीज मार्शल टोगो ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने दुश्मनों में एक झूठी खबर फैलाई कि अगर रशियन वारशिप्स चाहें तो एक झटके में पूरी जापानीज नेवी को तबाह कर सकते हैं। ये झूठी खबर उड़ते उड़ते रशियन नेवी तक पहुंच गई और उन्हें लगा कि वो जापान की नेवी पर हमला करेंगे और इसको तबाह कर देंगे। और फिर रशियंस ने जापानीज नेवी पर हमला करने के लिए जो रास्ता चुना वो काफी लंबा और जोखिम भरा था। जब वो केप से आगे आते हैं उन्हें एक और अफवाह सुनने को मिलती है कि जापानीज वारशिप्स उनकी तरफ हमले के लिए बढ़ रहे हैं। ये खबर सुनकर रशियन सिपाहियों में भगदड़ मच जाती है। पहले से ही थके हारे सिपाही अब तैयारी में जुट जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो झूठी खबर थी। जब तक रशियन वारशिप्स जापानीज फौज के पास पहुंचते तब तक उनके सिपाही बुरे तरीके से थक चुके थे और दूसरी तरफ जापानीज वारशिप्स तो पूरे जोश में तैयार थे। और फिर समुद्र में लड़ने का तजर्बा ना होने के बावजूद जापानीज नेवी ने रशियन नेवी को बुरे तरीके से कुचल दिया। मार्शल टोगो जानते थे कि अगर आमने सामने लड़ाई होगी तो जापानीज नेवी हार जाएगी, तो ऐसे में उन्होंने रशियन वारशिप्स को उनके पास आने पर मजबूर किया और दुश्मन के सिपाहियों को पहले ही थकाकर पूरी जंग को अपने कंट्रोल में रखा और इस ट्रेजेडी से वो जंग जीत पाए। धोखा देना एक खतरनाक खेल है। जब किसी को शक हो जाए कि उसे धोखा दिया जा रहा है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप अपने ही मुखालिफ को अपने पास आने पर मजबूर करते हैं तो आप ये तासर देते हैं कि वही सूरत हाल पर काबू रखे हुए है। वो इन दागों को महसूस नहीं करता जो उसे चला रहे होते हैं, और ये सारी चीजें आपके जाल की मजबूती और मिठास पर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आपका जाल इतना अट्रैक्टिव है कि आपके दुश्मन को हकीकत से बेखबर कर दे तो आपके हाथों में खेलना ही उनकी किस्मत है। एग्जाम्पल 2, बारोन डैनियल ड्रू जो स्टॉक मार्केट में खेलने का माहिर था। जब वो किसी खास स्टॉक के शेयर्स की कीमतों को कम या ज्यादा करना चाहता तो वो सीधे और सादा रास्ते इख्तियार नहीं करता था, बल्कि हमेशा मुख्तलिफ जाल बिछाता और लोग खुद ही जाल में फंसने के लिए तैयार हो जाते। उसका एक जाल ये था कि वो वॉल स्ट्रीट के करीब एक मखसूस क्लब में जल्दी से गुजरता। वो बाहर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहा होता और अपना चेहरा साफ करने के लिए अपना रवायती रुमाल निकालता। इस रुमाल से एक कागज का टुकड़ा गिर जाता जिसका वो दिखावे के तौर पर नोटिस नहीं लेता। क्लब के अरकान हमेशा ड्रू की चालों को समझने की कोशिश करते थे और वो उस कागज पर झपटते जो हमेशा किसी स्टॉक की अंदरूनी मालूमात का इशारा लगता। अफवाहें फैल जाती और अरकान बड़ी तादाद में स्टॉक खरीदते या बेचते और इस तरह ड्रू के मंसूबे में आ जाते। इसी असूल को एक दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं। फिलिप्पो ब्रूनेल्स्की एक नामवर इटालियन आर्किटेक्ट थे। एक मौका पर वो अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करते हैं जब शहर की मैनेजमेंट ने एक प्रोजेक्ट पर एक और शख्स लोरेंजो गेबर्ती को ब्रूनेल्स्की के साथ काम पर रखा, तो इस अजीम फनकार को बहुत ज्यादा टेंशन का सामना करना पड़ा। उन्हें मालूम था कि गेबर्ती ने ये काम अपने ताल्लुकात के जरिए हासिल किया है। वो कोई काम नहीं करेगा और आधे क्रेडिट का हकदार ठहरेगा। और फिर तामीर के एक नाजुक लम्हे में ब्रूनेल्स्की अचानक एक पुरसरार बीमारी में मुब्तला हो गया और उसे काम रोकना पड़ा। लेकिन उसने शहर की मैनेजमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि उनके पास गेबर्ती है जिसको ये काम अकेले करने के काबिल होना चाहिए था। जल्द ही ये बात क्लियर हो गई कि गेबर्ती बेकार था और हुक्काम ब्रूनेल्स्की से वापस काम की दरख्वास्त करने लगे और आखिर गेबर्ती को नौकरी से निकाल दिया गया। और फिर ब्रूनेल्स्की चंद दिनों में सेहतयाब हो गया और अब उसे गुस्से में आने या खुद को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने सिर्फ दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करने का फ़न अपनाया। दोस्तों, अगरचे आमतौर पर यही पॉलिसी अच्छी है कि दूसरे आपका पीछा करते करते थक जाएं और दुश्मन की हर मूव आपके कंट्रोल में हो, लेकिन बाज़ औक़ात अटैकिंग पॉलिसी अपनाना पड़ती है ताकि आपका दुश्मन बौखला जाए, बगैर सोचे समझे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने पर मजबूर हो जाए, फैसला करने में गलतियां करे और खुद को हमेशा डिफेंसिव
डिफेंसिव पोजीशन में ले जाए और आप इस पर हावी रहें। ये पॉलिसी इंतजार करने और जाल बिछाने के उल्ट है, लेकिन इसका मकसद वही होता है, आप अपने दुश्मन को अपनी शराइत पर जवाब देने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ऐसे में ख्याल रखें, होशियार रहें, क्या पता आप दुश्मन के जाल में ही कदम रख रहे हों। हो सकता है आप किसी शिकार के पीछे पागलों की तरह पड़े हों और आखिर में आपको पता चले वो शिकार खुद आप हैं, क्योंकि ये ताकत का खेल है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है साल 1813 की। तकरीबन तमाम यूरोपियन कंट्रीज इकट्ठे होकर नेपोलियन, जो उस वक्त फ्रांस का राजा था, उसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस जंग में नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद नेपोलियन की मौत यकीनी थी, लेकिन फ्रांस के लोगों में नेपोलियन की मकबूलियत के बायस उसे मार देना आसान ना था और फिर आखिरकार नेपोलियन को एग्जाइल के लिए एल्बा आइलैंड भेज दिया जाता है। अब एक तरफ यूरोप के कई कंट्रीज नेपोलियन के जिंदा रहने को अपने लिए मुसलसल खतरा समझते हैं और दूसरी तरफ नेपोलियन के एग्जाइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए। इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में से एक था टैलेरांड, जो कि नेपोलियन का करीबी साथी भी था। उसके बाद आने वाली सर्दियों में कुछ अजीब और ड्रामाई वाकयात पेश आए। एल्बा आइलैंड को ब्रिटिश जहाज़ों ने घेर रखा था और तोपों ने फरार के तमाम रास्तों को ढांप रखा था। फिर भी किसी तरह 26 फरवरी साल 1815 को दिन की रोशनी में एक जहाज पर तकरीबन 900 आदमी आए और नेपोलियन को लेकर फरार हो गए। एल्बा आइलैंड और समुद्र में मौजूद अंग्रेजों की फौज ने उस जहाज का पीछा किया, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गया। इस वाक़े ने पूरे यूरोप को हैरान और खौफजदा कर दिया। ऐसे हालात में अक्लमंदी तो इसी में थी कि नेपोलियन यूरोप छोड़ देता, लेकिन नेपोलियन ने ना सिर्फ फ्रांस वापस आने का फैसला किया, बल्कि अपनी कोशिशों से फिर से फ्रांस का राजा बन गया। फ्रांस के लोगों ने जुनूनी होकर नेपोलियन को वेलकम किया और रजाकारों ने उसकी फौज की सफ़ों में इजाफा किया और वो बादशाह जिसने नेपोलियन की जगह ली थी वो फ्रांस से फरार हो गया। फिर अगले 100 दिनों तक नेपोलियन ने फ्रांस पर हुकूमत की, लेकिन जल्द ही जोशो खरोश खत्म हो गया। फ्रांस दिवालिया हो चुका था, उसके वसाइल तकरीबन खत्म हो चुके थे और नेपोलियन इसका कुछ नहीं कर सकता था। इस साल जून में वाटरलू की जंग में उसे हमेशा के लिए शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस बार उसके दुश्मनों ने सबक सीख लिया था और फिर उन्होंने उसे अफ्रीका के मगरबी साहल के करीब वेरान जजीरा सेंट हेलिना की तरफ एग्जाइल कर दिया। अब उसके पास फरार होने की कोई उम्मीद और वजह ना थी, क्योंकि अब यूरोपीय मुल्कों में उसका खौफ बाकी नहीं था और ना ही फ्रांस के लोगों में उसकी मकबूलियत। लेकिन नेपोलियन के साथ ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे कौन था? और फिर सालों बाद नेपोलियन के इन ड्रामाई वाकयात के हकायक सामने आए। कहानी में एक मोड़ उस वक्त आया था जब ऑस्ट्रिया के जनरल ने नेपोलियन को ये यकीन दिलाया था कि अगर वो एल्बा से फरार हो जाए तो यूरोपीय ताकतें उसे वेलकम करेंगी। नेपोलियन को ये इतला दी गई थी कि अंग्रेज उसे जाने देंगे और फिर हुआ भी ऐसे ही। उसका फरार दोपहर के वक्त सबकी नज़रों के सामने हुआ, लेकिन नेपोलियन को फिर भी ये समझ नहीं आ सकी कि कोई उसके साथ चाल चल रहा है। इस तमाम मंसूबे के पीछे एक शख्स था जो इसके साथ चाल चल रहा था और वो शख्स उसका साबिक वजीर और साथी टैलेरांड था। टैलेरांड ये सब कुछ नेपोलियन को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए तबाह करने के लिए कर रहा था। उसने नेपोलियन की विशेष को यूरोप की सलामती का खतरा समझते हुए उससे बहुत पहले मुंह मोड़ लिया था। जब नेपोलियन को एल्बा एग्जाइल किया गया, टैलेरांड ने प्रोटेस्ट किया था कि नेपोलियन को मजीद दूर भेजा जाए, वरना यूरोप को कभी अमन नसीब नहीं होगा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। टैलेरांड ने अपने ख्यालात को ज़बरदस्ती मनवाने की बजाय सब्र किया। खामोशी से काम करते हुए उसने बिलाखिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के वज़राए खारजा को अपने साथ मिलाया और नेपोलियन के जाली फरार का मंसूबा बनाया। उसे मालूम था कि नेपोलियन उसके जाल में फंस जाएगा और वो ये भी जानता था कि नेपोलियन एक जंग की तरफ जाएगा जिसमें फ्रांस की कमज़ोर हालत के पेश नज़र सिर्फ चंद माह लगेंगे उसकी हार के लिए। वियना के सफारतकार ने, जो ये सब समझ गया था कि टैलेरांड इसके पीछे है, उसने कहा इसने घर को एक रोग से बचाने के लिए घर को आग लगा दी है। अगर नेपोलियन टैलेरांड के बिछाए हुए जाल में ना फंसता तो वो अपने लोगों में हमेशा मकबूल रहता और हो सकता था कि वो आने वाले वक्तों में फिर से मुस्तकिल तौर पर बादशाह बन जाता। लेकिन उसके वक्ती और जज्बाती फैसलों ने उसका मुस्तकबिल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया।
दोस्तों हिस्ट्री में बहुत बार ये मंजरनामा दोहराया गया है। एक अग्रेसिव पर्सन अपने बोल्ड मूव से पावर हासिल करना शुरू कर देता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत अपने अरूज पर पहुंचती है तो हर चीज उसके खिलाफ हो जाती है। उसके बेशुमार दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी ताकत को बरकरार रखने की कोशिश में इधर उधर दौड़ता है, लेकिन आखिरकार गिर जाता है। इसकी वजह यह है कि ये अग्रेसिव पर्सन अक्सर अपने कंट्रोल में नहीं होता। वो 2 कदम आगे की नहीं देख सकता और ना ही ये समझ सकता है कि इन बोल्ड स्टेप्स के क्या रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि उसे मुसलसल अपने दुश्मनों के बढ़ते हुए इकदामात और अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पर रिएक्शन जाहिर करना पड़ता है और उसके लिए गए बोल्ड स्टेप्स खुद उसके खिलाफ चले जाते हैं। दोस्तों इस्लाह से हमने सीखा कि कभी कभी पीछे हट जाना भी बेहतरीन एक्शन होता है। हमें खुद को पुरसुकून रखना है, एक्साइटेड होकर फैसले नहीं करने, दूसरों को फ्रस्ट्रेटेड करना है ताकि वो आपके बिछाए गए जाल में फंस सकें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 48 लॉज ऑफ पावर की ये सीरीज जारी है। मिलते हैं लॉ 9 के साथ।